हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन होने के बाद भी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू और लाइव क्लासेस के थ्रू अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आपका जो पहला चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट ख़त्म कर लिया है, पहला टॉपिक। सेकेंड टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म्स ख़त्म कर लिया है और थर्ड टॉपिक स्टोइकियोमेट्री ख़त्म कर लिया है। तो अब इस चैप्टर में पढ़ने को बहुत ज़्यादा या समझने को बहुत ज़्यादा बचता नहीं है। जो भी पार्ट बचा हुआ है वो बहुत आसान है। जैसे कि अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक, तो क्या बचा है, दो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। एक तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इसी के साथ एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बने रहिए। अभी हम फिलहाल जो बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर में वो परसेंट कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे। देखिए बेटा, परसेंट कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है। बहुत सिंपल है। परसेंट कॉम्पोजिशन, बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें, ये CO2 है। CO2 में कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन होता है 16 × 2 दैट इज 32। और इसका जो टोटल मॉलिक्यूलर मास होगा ऑफ CO2, तो ये बनेगा, जाकर के जोड़ दीजिए इनको, 32 और 12 कितना हो गया, 44। आपसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2, बहुत सिंपल है, कार्बन बाई मास निकल रही है। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2 बाई मास 12/44 × 100। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 ये हो जाएगी 32/44 × 100। तो परसेंटेज निकालना आता ही है आप सब लोगों को। हाँ, बस इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना है कि कई बार क्या होता है, बहुत लंबे लंबे फार्मूलाज मिल जाते हैं। सपोज दैट पोटास एलम दे दिया गया। अब पोटास एलम होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। अब इसमें हमें सपोज दैट ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है। फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो हम कैसे निकालेंगे? पहले तो हम एक काम करते हैं, पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, K है, K का होता है 39 × 2 प्लस, यहां पर आप चाहें इसको थोड़ा छोटा करने के लिए बहुत लंबी इक्वेशन बन जाएगी। जैसे S का 32 होता है और O का होता है, सल्फर का आपने लिख दिया 32 और O का होता है, या चाहे तो इसको भी हम छोटा कर सकते हैं भाई, K का कितना होता है 39 और K कितनी बार है, 2 बार है। तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। जब मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, जाकर के 78 बना, प्लस S 32 होता है और O जो होगा यहाँ पर, O कितना होगा, इस पर जरा ध्यान देना। O होगा यहाँ पर 16 इज एटॉमिक मास और 4 बार है तो कितना हो गया 64। इस पे हमने अंडरलाइन लगा दिया क्योंकि यहीं से हम O को उठा लेंगे। प्लस Al का होता है 27 और 2 बार है Al तो कितना हो जाएगा 54। फिर से देखिएगा, सल्फर का 32 होता है और ये होल थ्राइस है, पूरे का होल थ्राइस है। तो एक काम कर लें, 32 सल्फर है, 3 बार है तो कितना बना 69, यानी ये 96 हो गया सल्फर। प्लस ऑक्सीजन का O4 मतलब कितना हो गया 64, राइट 64 हुआ था और
वो उसका कितना है, होल थ्राइस है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 हो जाएगा 192। ये 192 भी क्या है, ये फिर से ऑक्सीजन है, प्लस H2O का वैसे 18 होता है, H2O का 18 होता है, और हम 24 से 18 को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लगा सकते थे, लेकिन हमें O को अलग करना है, इसलिए हाइड्रोजन का 1, H2 का कितना हो गया 2, और 2 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 48, प्लस ऑक्सीजन का 16 है, और 16 को, ऑक्सीजन का 16 है, और 16 को कितनी बार रखना है, 24 टाइम्स रखना है। तो यहां पर देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 16 4 हो गया, 6 कैरी हो गए, 32 और 6, तो ये 384, ये 384 यहां पर क्या हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। इसको भी हमने इस तरीके से अंडरलाइन कर दिया। तो टोटल जब आप निकालोगे तो बनेगा 4 8 12 14 6 20 24 28 30 और 8 38, मतलब 8, 3 कैरी हुए, 11 4 15 और 9 24 और 9 33, 5 38 6 44 3 47 और 7 54, 4 54, 5 कैरी हो गए, 5 और 3 8, 1 9, तो ये 948 आ रहा है। चेक कर लीजिएगा, में भी कोई दिक्कत कैलकुलेशन में हो। अब यहां पर O कितना है, मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ये देखो 64, 192 और 384, तो 4 2 6 और 4 10, 1 हो गया कैरी, 8 और 1 9, 18 18 और 6 24, 4 हो गया, 2 3 2 5 और 1 6, ये है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी 640 इंटू 100 अपॉन होगा 948। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का बनता है, हमारे पास कोई डबल सॉल्ट बनता है, तो होल थ्राइस, होल ट्वाइस, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और हमसे कोई गलती ना हो। तो ये तो परसेंट कॉम्पोजिशन, जिसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे हो सकता है कोई मिस्टेक हो, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई परसेंटेज कॉम्पोजिशन की। अब जो नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी वो होगी मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो क्या होता है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला, इस बारे में बात कर लेते हैं। देखो बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स हैं मौजूद, उनके एटम्स का एक्चुअल नंबर बताने वाला जो फार्मूला होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ऐसा फार्मूला जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स को सिंपल होल नंबर रेशियो में बताता है, दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला। तो आप लिखिएगा डेफिनेशन, हिंदी अंग्रेजी जिसमें लिखना चाहें, हिंदी में भी मैंने बोला था, तो आप लिखें मॉलिक्यूलर फार्मूला में, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स actual number of atoms present in molecule of compound is molecular formula, and the formula which represents the atoms in simple whole number ratio, present in molecule is called
इंपेरिकल फार्मूला। एग्जाम्पल अगर हम देखें, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये होगा C6H12O6। और अगर हम ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज ये है। अगर हम इसी का इंपेरिकल फार्मूला लें तो ये हो जाएगा, इन एटम्स को नंबर वाइज सिंपल होल नंबर रेशियो में लेना है। 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 रह जाएगा कार्बन का, 2 होंगे हाइड्रोजन के और 1 होगा ऑक्सीजन का। तो CH2O इज इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। एक नोट चेक करिए आप, मतलब इंफॉर्मेशन है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो इंपेरिकल फार्मूला इनटू n के बराबर होता है। और यहां पर जो n है वो क्या है बताते हैं आपको। n निकाला जाता है मॉलिक्यूलर मास या वेट, जो भी आप कहें, अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास या वेट, जो भी आप लिखना चाहें। आप ऊपर भी मास ही कर दीजिए, फिर मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं क्वेश्चन की फॉर्म में, आप लिखिएगा इंपेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। empirical formula of a compound is CH2O and its molecular mass is 60। मतलब आपको molecular mass दे दिया गया, its molecular mass is 60। give its molecular formula। तो देखिएगा बेटा, इंपेरिकल फार्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर मास दिया है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम क्या करेंगे, इंपेरिकल फार्मूला चेक करें। इंपेरिकल फार्मूला है CH2O। एक काम करते हैं, इंपेरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं, पूरा लिख देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। कार्बन का 12 होगा, हाइड्रोजन 2 हैं, 2 हो जाएगा, और ये 16, तो 14 और 16 कितना हुआ, 30। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास आपको दिया गया है 60, यहां से आप n निकालोगे, n होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास 60 हो गया, इंपेरिकल फार्मूला मास 30 हो गया, तो n की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है इंपेरिकल फार्मूला इनटू n, यानी CH2O को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। बेटा जो यहां पर सब स्क्रिप्ट है, जैसे कि यहां कार्बन के नीचे यहां पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, ये 2 है, यहां 1 माना जाएगा, इनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा C2H4O2, ये निकल जाएगा इस तरीके से। तो ये तो बहुत सिंपल तरीका था, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। कुछ और तरीके भी होते हैं जहां से आपको इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना पड़ता है। एक्चुअली होता क्या है, आपको ये बता दिया जाएगा कि कोई कंपाउंड हमारे पास है और उस कंपाउंड में ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, जैसे बोल दिया जाएगा उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इनकी बाई मास परसेंटेज आपको दे दी जाएगी। बाई मास परसेंटेज दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए इंपेरिकल फार्मूला क्या है। तो वहां से हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन अभी हम लोग कर ही रहे हैं वहां से, उससे पहले एक फार्मूला और लिख लीजिए जिसकी जरूरत पड़ेगी। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू होता है BD इंटू 2। BD का मतलब है यहां पर वेपर डेंसिटी, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। देखिए बेटा, तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है टू फाइंड इंपेरिकल फार्मूला फ्रॉम परसेंट कॉम्पोजिशन। एक हमें टेबल बनानी होती है, इस टेबल में हम क्या करते हैं, छोटा सा कॉलम एक ले लेते हैं, सीरियल नंबर,
मान लेते हैं कि 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 1 2 और 3, तो ये टेबल हमारी यहीं पे क्लोज हो जाएगी। लाइन सीधी बननी तो है ही नहीं, इसलिए ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से बना रहे हैं ताकि बहुत टेढ़ी ना हो। दूसरा हम जो कॉलम रखेंगे वो कॉलम होता है एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। मान लेते हैं कि एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट सी है। ये बस हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है। तीसरा होता है इनका एटॉमिक मास। मान लिया इसका एटॉमिक मास है Ma, इसका एटॉमिक मास है Mb, इसका एटॉमिक मास है Mc, और यहां पर हमें दी हुई होती है इनकी परसेंटेज। मान लेते हैं कि ये स्मॉल a% है, स्मॉल b% है, स्मॉल c% है। हम आपको रियल एग्जांपल्स के साथ भी क्वेश्चन कराएंगे। अब यहां से कैलकुलेशन वाला पार्ट शुरू होता है। यहां पर आपको निकालने होते हैं मोल, और मोल कैसे निकाले जाएंगे, जो भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन है उसको हम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। जैसे एटॉमिक मास यहां पर क्या है, Ma, A को डिवाइड करेंगे तो हमने मान लिया ये A' आ गया, इसको B% को डिवाइड करेंगे MB से, और हमने ये मान लिया ये B' आ गया, और C% को डिवाइड करेंगे MC से, तो ये C' आ गया। ये मोल निकल के आते हैं। अब हम यहां पर क्या करते हैं, निकालते हैं सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स। इसके लिए करना क्या होता है, ये जो मोल निकल के आए इनमें से सबसे छोटा वाला देख लेते हैं। अब ऐसे तो हम नहीं बता सकते कौन सा छोटा है, लेकिन जब न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई होती तो हम आराम से पता कर सकते थे कि सबसे छोटा कौन सा है। मान लिया कि ये सबसे छोटा है तो इससे सबको डिवाइड करेंगे। A' को हमने B' से डिवाइड किया, सबसे छोटे वाले से सबको डिवाइड करना है, तो मान लिया ये A" आ गया। B' को B' से डिवाइड करोगे, हालांकि ये 1 आएगा लेकिन फिर भी हम V" लिख रहे हैं। C' को B' से डिवाइड करोगे, ये हमने मान लिया C" आ गया। और आखिरी कॉलम होता है होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये 1.9 आया तो एटम का नंबर फ्रैक्शन में तो होता नहीं है, तो इसको हम 2 मान लेंगे। ऐसे कहीं 1.01, 1.1 ऐसे आया तो 1 मान लेंगे, लेकिन अगर कहीं पे 1.5 या उसके करीब आया है तो नहीं मानेंगे। तो क्या करेंगे, जब एग्जाम्पल आएगा तो हम आपको समझाएंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, और 99% आपको अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ता है। जैसे 1.9 होता है तो 2 ले लेते हैं, तो हमने मान लिया ये x आ गया, ये y आ गया, ये z आ गया। देन बेटा जी जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो होगा a का x, b का y और c का z। दिस इज एम्पेरिकल फार्मूला। ये एम्पेरिकल फार्मूला को फाइंड करने का तरीका है। आप एक काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको रियल एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूं। देखिए बेटा क्वेश्चन है, लिखिएगा, अ कंपाउंड हैज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अ कंपाउंड हैज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फुल स्टॉप के बाद कार्बन इज 40% एंड हाइड्रोजन इज 6.67%। फिर फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 90। वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 90। देन कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ध्यान देना बेटा,
3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। चलिए टेबल ही बना लेते हैं, आपको थोड़ा ठीक लगेगा। ये तो हो गया सीरियल नंबर, ये हो गए एलिमेंट्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनके एटॉमिक मासेस लिखते हैं। एटॉमिक मासेस जो आएंगे वो तो हमें पता ही होते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। परसेंटेज दी गई है आपको, अब हम परसेंटेज लिखेंगे इनकी बाई मास। कार्बन दिया गया है 40%, 6.67%। ऑक्सीजन की परसेंटेज दी नहीं है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, सभी परसेंटेज का सम कितना होता है, 100 होता है। तो हमें करना क्या है, 100 में से माइनस कर देना है 40 और 6.67 को प्लस करके, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकल आएगी। यानी 100 माइनस होगा 46.67। तो देखिए ये बचता है यहाँ पर 3, अगर हम 0.00 कर लेंगे तो 3 बचा, यहाँ 9 से 6, ये फिर से 3 बचा, 9 से 6 फिर से ये 3 बचा, और अब यहाँ पर हैं 9 से 4 कितना, ये हो जाएगा 53.33%। तो ये तो ऑक्सीजन हो गई 53.33%। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आना है, ध्यान देना। हम मोल निकालेंगे, मोल कैसे निकालेंगे, परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, 40 को डिवाइड करेंगे 12 से, ये वैल्यू आएगी 12 3 36 होगा, 36 मतलब फिर कितना बच गया, 4 बच गया, 40 फिर से 3.33 ये वैल्यू आ जाएगी। 6.67 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6.67 ही रहेगा, और 53.33 को जब डिवाइड करेंगे 16 से, 16 3 48 होता है, 48 हो गया, तो फिर बचा कितना, 2, 5 बचा, फिर से 5 यानी 3, ये भी 3.33 ही आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं, बताया था आपको सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स। इसमें हम क्या करते हैं, छोटे वाले नंबर से, इनमें जो भी सबसे छोटा हो, ये और ये बराबर ही हैं, उससे सबको डिवाइड करते हैं। तो 3.33 को चलो हमने यही छोटा मान लिया, 3.33 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। यहाँ पर 6.67 है, 3.33 से डिवाइड करोगे तो ये 2 आएगा, और यहाँ पर 3.33 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आएगा। बेटा जी यहाँ से हमें एम्पेरिकल फार्मूला मिल गया। एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ गया, एम्पेरिकल फार्मूला आ गया 1 कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का और 1 ही ऑक्सीजन का, CH2O। हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, आपको पता है एम्पेरिकल फार्मूला इनटू n होता है। तो एक काम कर लें, हम डायरेक्टली यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला मास भी निकाल लेते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ये 16 यानी कितना आएगा निकल के 30। आपको वेपर डेंसिटी दी गई है जो कि 90 है। आपको मालूम है मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास होता है वेपर डेंसिटी इंटू 2, यानी 90 इंटू 2 करोगे तो हो जाएगा 180। अब स्मॉल n निकाल लो, वो आएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास से, 180 अपॉन 30 से ये वैल्यू हो जाएगी 6। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेते हैं हम। मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा जाके एम्पेरिकल फार्मूला इंटू n, यानी CH2O को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से
तो बनेगा C6H12O6। तो एक तो आपका ये आंसर होगा और एक आपका ये आंसर होगा, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक आध क्वेश्चंस हम यहां से थोड़े टफ लगा लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है, लिखें अ क्रिस्टलाइन सॉल्ट on being rendered anhydrous, बताएंगे इसका मतलब क्या है। loses एक 45.6% of its mass, loses 45.6% of its mass। देखो ऐसा होता है, क्वेश्चन अभी कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप लोगों ने सॉल्ट सुने होंगे, MgSO4.7H2O, एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है। अगर इन सॉल्ट्स को हम हीट कर दें तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जो लास्ट में लगा हुआ था .7H2O, वो इवेपोरेट हो जाता है। जैसे FeSO4.5H2O या CuSO4.5H2O होता है। तो CuSO4.5H2O को जब हम, ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, जब हीट करेंगे तो 5H2O उड़ जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या होगा, एनहाइड्रस सॉल्ट। तो यही बताया गया कि एक सॉल्ट था जो कि कैसा था, क्रिस्टलाइन, जिसको जब ऑन बीइंग रेंडर्ड एनहाइड्रस, क्लियर है, मतलब एनहाइड्रस जब किया गया, लूजेज इट्स 45.6% ऑफ मास, फुल स्टॉप के बाद। परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इज, ये लिख लीजिएगा, एल्यूमिनियम 10.5%, पोटेशियम 15.1%, सल्फर 24.96% और ऑक्सीजन 49.92%। और आगे कहा गया है कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट एंड क्रिस्टलाइन सॉल्ट। दोनों ही टाइप के सॉल्ट्स का आपको एम्पेरिकल फार्मूला बताना है। एम्पेरिकल फार्मूला को हम लोग सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं, टेबल बना लेते हैं। ये सीरियल नंबर हो जाएगा 1 2 3 4। एल्यूमिनियम है, K है। देखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है उसे सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे K है, K की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। फिर Al, फिर आएगा S और फिर आएगा O। ये तो हो गए यहां पर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बाद अब हम यहां पर लिखेंगे इनके एटॉमिक मासेस के बारे में। K का 39 होता है, 27, सल्फर 32, ऑक्सीजन होता है 16। अब हम यहां पर लिख लेते हैं इनकी परसेंटेज। ये है 15.1%, एल्यूमिनियम है 10.5%, सल्फर है 24.96, ऑक्सीजन है 49.92। नेक्स्ट होगा, हम निकालेंगे मोल। मोल निकालेंगे तो 15.1/39 आएगा, तो 15,345 होता है, मतलब 1/3 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 0.35 से ऊपर ही आएगा, 0.38, 0.39 ऐसे कुछ आएगा। यहाँ पर 10.5 को डिवाइड करेंगे 27 से, तो ये वैल्यू भी इसी के करीब आएगी।
24.96 को डिवाइड करेंगे 32 से, मुझे थोड़ा याद भी है, बहुत बार कराया हुआ है ये क्वेश्चन, 0.78 इसका डबल आता है। और ऑक्सीजन जब निकालेंगे 49.92 को 16 से डिवाइड करोगे, 16 3 48 होता है, तो ये 43 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 3.12 के आसपास ऐसे आ जाएगा। ये तो मोल निकाल लिए हमने। मोल के बाद अब हम क्या करते हैं, यहां निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स। तो सबसे छोटे वाले से सबको डिवाइड करेंगे, ये 1 से हैं, यही छोटा मान लिया, इससे इसको डिवाइड किया तो क्या आया 1, इससे इसको किया 1, ये कितना आया 2। यहां पर देख लेते हैं कितना आएगा, 4 के करीब ये बन रहा है, 0.4 के करीब बन रहा है, 0.4 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा, ये 8 आएगा। इस तरीके से ये वैल्यूज हमें पता लग गई इंपेरिकल फार्मूला की। तो हम क्या करते हैं, अब सीधे सीधे इंपेरिकल फार्मूला लिख देते हैं। यहां पर हमें पता लग गया कि जो इंपेरिकल फार्मूला है वो K का 1 रहेगा, इंपेरिकल फार्मूला में K का 1 होगा, एल्यूमिनियम का भी 1 होगा, S का 2 होगा और O का 8 होगा। ये इंपेरिकल। तो बेटा इंपेरिकल फार्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट KAlS2O8 आ गया था। हमने इंपेरिकल फार्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट निकाल लिया, K39 Al27, 2 सल्फर का ये हो गया, 8 ऑक्सीजन का ये हो गया, तो कुल मिला के ये 258 आ गया। ध्यान देना, ये जो मास आया है इंपेरिकल फार्मूला मास, ये एनहाइड्रस सॉल्ट का है। और आपको अब इंपेरिकल फार्मूला जो बताना है वो क्रिस्टलाइन सॉल्ट का बताना है। तो क्या करेंगे हमने ये मान लिया, लेट से इंपेरिकल फार्मूला मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट X। जब सॉल्ट क्रिस्टलाइन था मींस उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी था, तब उसका इंपेरिकल फार्मूला मास हमने X मान लिया। अच्छा, हुआ क्या होगा, इस X में हीट करने पे X का 45.6% तो वाटर लूज हो गया होगा और बाकी बचा कितना 54.4%, वो ये वाला होगा मास, किसका, एनहाइड्रस का। ध्यान दें, इंपेरिकल फार्मूला मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट को अगर हम X माने तो जब हीट किया गया होगा तो इस X का 45.6% तो वाटर लूज हो गया और बचा क्या, 54.4% जो बचा है वो ये होगा एनहाइड्रस का 258। तो हमने क्या किया, जो X का 54.4% है वो हमने 258 ले लिया, यहां से हमें X की वैल्यू मिल गई। X की वैल्यू मिलने का मतलब हमें ये इंपेरिकल फार्मूला मास मिल गया क्रिस्टलाइन सॉल्ट का। और अगर इस 474 से हम एनहाइड्रस का मास माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा मास ऑफ वाटर, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर निकालने हैं तो 216 से 18 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 18 जो मास होता है वो एक मॉलिक्यूल का होता है, तो 12 वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। और 12 वाटर मॉलिक्यूल्स को हम क्या करेंगे, जब एनहाइड्रस के साथ इस तरीके से जोड़ देंगे तो ये इंपेरिकल फार्मूला मिल जाएगा क्रिस्टलाइन सॉल्ट का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा, ये वाला जो सेगमेंट है, परसेंट कॉम्पोजिशन, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, बस कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होती है। थोड़ा सा ये बोरिंग पार्ट माना जाता है और सिंपल भी होता है, लेकिन क्वेश्चन आपके यहाँ 11th में आता है, इसलिए इसको करना जरूरी है। तो करना तो हमें होगा ही, जो भी हमें करना है उसको एंजॉय करके कीजिए, और चाहे इंटरेस्टिंग हो या ना हो। इंटरेस्टिंग नहीं है ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम इंटरेस्ट बना लेंगे उसमें, तो इसको भी आप इंटरेस्ट के साथ ही करें और सीखें इस टॉपिक को। बस 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको आप कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए। ऑल दी बेस्ट।